हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हर रोज़ मेरे घर एक फ़कीरनी आती और मुझे कहती, तेरा शौहर कुछ दिनों तक दूसरी शादी कर लेगा। अगर तू मुझे कुछ पैसे देगी तो वो शादी नहीं करेगा। मुझे बहुत हैरत होती क्योंकि मेरा शौहर तो मेरे साथ नहीं रहता था, वो तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर होता था। एक दिन फ़कीरनी ने आकर मुझे कहा, तेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे हैरत हुई। मैं अगले दिन ही अपने शौहर के पास आई। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुई, मुझे हैरत का झटका लगा। वहाँ पर तो मेरे शौहर के साथ फ़कीरनी। मेरा नाम फ़ाइमा है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक स्कूल में टीचर थी। मेरी अम्मा को शौक़ था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, लेकिन अब्बा मुझे नहीं पढ़ाना चाहते थे। मगर मैंने जैसे तैसे करके पढ़ लिया और कुछ अरसा नौकरी की। इसके बाद अब्बा ने कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं। अम्मा जानती थी अब्बा ने मेरी किसके साथ शादी करनी है। अम्मा ने अब्बा के साथ झगड़ा किया और कहा वो मेरी शादी नहीं करना चाहती, वो मेरी शादी अपने भांजे के साथ करना चाहती थी। मैं अम्मा अब्बा की बातों से डर गई और अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी टाइम बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन है? अम्मा कहने लगी, मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने अम्मा खड़ी हुई थी। मैंने गुस्से में कहा, अम्मा क्यों आप अब्बा के साथ बहस करती हैं? जैसा वो कहते हैं वैसा कर लिया करें, मगर आप मेरी बात ही नहीं मानती। मैंने गुस्से में कहा। फिर मुझे बहुत अजीब लग रहा था उनका इस तरह अब्बा के साथ झगड़ना। अम्मा कहने लगी, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, मगर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इस वजह से वो मेरी शादी अपने भांजे के साथ करना चाहती हैं, जिस वजह से मुझे जलील होना पड़े। मैंने कहा, अम्मा हम अब्बा के खिलाफ भी तो कुछ नहीं कर सकती न। अम्मा कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी अपने भांजे से कर दूंगी, मगर उनके भतीजे के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अम्मा की तरफ देखा और गुस्से में कहा, अम्मा खुदा के लिए आप क्यों अब्बा के सामने मुझे जलील करना चाहती हैं? ये ना हो कि कल को अब्बा मुझे ये कहने लग जाएं कि तुम खुद इस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, और मैं अब्बा के सामने नहीं बोल सकती और ना ही इनके सवालों के जवाब होते हैं मेरे पास। तो मेहरबानी होगी आप मुझे अब्बा के सामने शर्मिंदा मत करना, और वो जैसा करते हैं वैसा करने दें, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने कह दिया और अम्मा गुस्से में कमरे से बाहर चली गईं। अब्बा चाहते थे वो मेरी शादी अपने भतीजे के साथ कर दें, जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ था। कभी उससे अपने घर की होश नहीं होती थी। हर काम उसने अपनी मर्जी से करना होता था। कभी उसने अपने बाप की बात नहीं सुनी थी, कभी उसने किसी की बात को अहमियत नहीं दी थी। लेकिन अब्बा की वो भी हर बात मानता था, क्योंकि अब्बा का हर किसी पर बहुत रोब होता था, और वो मेरा कज़न भी मेरे अब्बा की तरह था। इस वजह से ही तो अब्बा उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। मगर अम्मा को न जाने अपने भांजे में क्या नज़र आता था जो वो मेरी शादी उसके साथ करना चाहती थी। अगर अम्मा अब्बा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाती तो अम्मा के साथ साथ अब्बा ने मुझे भी डांटना था, और मुझे अब्बा से बहुत डर लगता था। मैं तो कभी उनके सामने बोल भी नहीं सकती थी, कभी उनके सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। मेरी तो गोया ज़ुबान पर ताला लग जाता था। मगर अम्मा की हिम्मत थी जो वो अब्बा के सामने मेरे लिए बोल रही थी। रात के वक्त मैं डरती हुई कमरे से बाहर आई। सामने अम्मा बैठी हुई थी। मैंने घबराते हुए अम्मा से पूछा, अब्बा कहाँ हैं? अम्मा कहने लगी, अपने भाई के घर गए हैं। मैं अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारे अब्बा को नहीं बताती, तुम्हारी शादी अपने भांजे से कर देती हूँ। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा। बहुत ही अजीब माँ थी जो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना मुझसे अब्बा की मर्जी के खिलाफ शादी करने का कह रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा कहने लगी, तुम कर लो शादी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम हर वक्त ही अपने इस कज़न के हाथों जलील होती रहोगी। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा कि आप जलील नहीं होंगी जब आप मेरी शादी अब्बा की मर्जी के खिलाफ अपने भांजे से कर देंगी, तो आपको अब्बा कुछ नहीं कहेंगे क्या? अम्मा आप खुद कुछ सोच लें, अगर मैंने यूं शादी की तो ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे? तो फिर क्या होगा आपके साथ? क्या अब्बा आपको बख्श देंगे? अब्बा को पता तो चल जाना है कि आपने शादी करने का कहा है, और अब्बा ने आपको तो जान से मारना ही मारना है, साथ मुझे भी ढूंढकर टुकड़े कर देने हैं। अम्मा कहने लगी, क्यों परेशान हो रही हो? जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बस शादी कर लो। अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, क्या हो गया है अम्मा? मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी शादी। मैंने गुस्से में कहा। अम्मा कहने लगी, कल को फिर मुझे न कहना। अम्मा ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली गईं। मैं अम्मा को जाते हुए देखने लगी।
मुझे डर था अम्मा ने ऐसे ही करना है। वो कभी किसी कीमत पर मेरी शादी कज़न के साथ नहीं होने देंगी, इसलिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और मैं अम्मा अब्बा की ज़िद के दरमियान फंस गई थी। न जाने अम्मा को क्या था, वो मेरी शादी चाचू के बेटे से क्यों नहीं होने देना चाहती थी। अम्मा नाराज़ थीं और मैं अम्मा के पास गई और उनके पास बैठ गई। इनसे पूछा, अम्मा क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अच्छी तरह जानती हैं मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, ऐसे आपकी इज्जत ख़राब हो जाएगी। आप जानती हैं अब्बा की कितनी इज्जत है, मैं ऐसा नहीं चाहती कि इनकी इज्जत ख़राब हो जाए। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। अम्मा कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि तुम इज्जत की वजह से ज़िंदगी ख़राब कर लो अपनी। मुझे तो सब कुछ मालूम है ना कि तुम गलत कदम नहीं उठा रही हो, ये अपने लिए तुम ठीक फ़ैसला कर रही हो। इज्जत का क्या है, अगर तुम्हारे बाद कोई तुम्हारी बहन होती तो मुझे डर होता। तुमने अब्बा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की है तो इसका रिश्ता कैसे होगा? अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, अम्मा सॉरी, अब्बा जो कहेंगे मैं वही करूँगी। कहें तो आप अब्बा के सामने मुझे फर्माबरदार बनने दें। आप जानती हैं ना, अब्बा पहले ही मुझे नाफरमान औलाद कहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पहले पढ़ा, फिर कुछ अर्सा टीचर वाली नौकरी करती रही। मगर बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, ना ही कुछ कहना है। बस जो अब्बा बोलेंगे मैं वही करूँगी। मैंने ये कहकर बात ख़त्म कर दी। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जो मर्ज़ी है तुम्हारी। अगले दिन मैं शाम के वक्त बैठी हुई थी। अचानक अब्बा आए और मुझे कहने लगे, यहाँ पर ऐसे इस वक्त क्यों बैठी हुई हो? कितनी बार कहा है अपने कमरे में ही बैठा करो। आज अब्बा मुझसे कुछ नरमी से बात कर रहे थे। मैंने शुक्र किया, अब्बा को भी याद आया था कि मुझसे नरमी से बात करनी थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब्बा बस अंदर दम घुट रहा था तो बाहर आ गई। अब्बा ने मुझे अंदर जाने का कहा। मैं उनकी तरफ हैरत से देखकर अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद अब्बा कमरे में आए और मुझे कहने लगे, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने अब्बा की तरफ देखा, न जाने वो मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे, जो आज पहली बार मुझसे बात करने के लिए मुझसे इजाज़त भी ले रहे थे। मैंने अब्बा की तरफ देखा और कहा, जी बोलें, क्या बात करनी है अब्बा? अब्बा कहने लगे, उन्होंने मेरा रिश्ता अपने भतीजे के साथ कर दिया है। अगर तुम इस रिश्ते से खुश हो तो ठीक है, वरना शादी तो फिर भी तुम्हें करनी पड़ेगी। अब्बा की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अपनी किस्मत पर हंसूं। न जाने वो अब मुझसे बात करने आए थे या मुझे अपना फैसला सुनाने आए थे। मैंने हंसते हुए गहरी सांस ली। अब्बा कहने लगे, क्या हुआ है, ऐसे क्यों हंस रही हो? मैंने कहा, अब्बा मुझे पता है कि आपने मेरा इधर रिश्ता करना है, मैं कुछ नहीं कह सकती। अब्बा को मैंने जिस अंदाज में कहा, अब्बा हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, अब्बा मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मैं जानती हूँ पहले मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, अम्मा की बात मानी है ना, इस वजह से आप मुझसे खफा रहते हैं। लेकिन अब्बा मैंने जो इल्म हासिल किया है वो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। अब्बा वैसे मैं माजरत चाहती हूँ जब आपकी बात नहीं मानी थी, लेकिन बस अब आप मुझसे कभी खफा ना होना। अब्बा हैरत से मुझे देखे जा रहे थे। अब्बा कहने लगे, तुम इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। अब्बा कहने लगे, मैं बस चाहता हूँ वहाँ तुम्हारी शादी करूँ जहाँ तुम खुश रह सको, इस वजह से मैं तुम्हारी इधर शादी नहीं करूँगा। मैंने हैरानगी से अब्बा की तरफ देखा। वो एक पल में बदल गए थे। क्या फर्माबरदारी में इतनी ताकत थी कि अब्बा के इरादे बदल गए थे। मगर इस बात में मैं खुश होना चाहती थी जिसमें अब्बा खुश थे। मगर अब्बा अब अचानक से कैसे बदल गए थे? उनका रवैया क्यों अब मेरे साथ ऐसे बदल गया था? वो कमरे से बाहर चले गए, मगर मैं अब्बा को इनकार भी न कर सकी कि मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। मैं जानती थी अगर कल को कोई मसला होता तो मैं अब्बा से कह सकती थी, मगर मैं इनकार कर देती तो अब्बा को कुछ कहने का फिर मुझे कोई हक नहीं था। इस वजह से मैंने ऐसे किया था। सुबह के वक्त मैं कमरे में बैठी हुई थी। अम्मा कमरे में आई और कुछ परेशान लग रही थी। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए हैरानगी से पूछा, अम्मा क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हैं? अम्मा कहने लगी, बेटा तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं कि शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अम्मा की बात सुनकर मैंने संजीदगी से कहा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? एक दिन तो आपने मेरी शादी करनी ही थी। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, मगर इस लड़के के साथ तो नहीं करनी थी, मुझे तो अपने भांजे के साथ करनी थी। अम्मा कहने लगी, तुम कभी उससे मिली हो या कभी उससे बात की है? नहीं ना की तो फिर कैसे पता होगा तुम्हें इसके बारे में? मुझे इस ख़ानदान का अच्छे से पता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस ख़ानदान में शादी हो।
मैंने अम्मा की बात सुनकर कहा, अम्मा मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरे बस में होता तो ज़रूर मैं खुद से इनकार कर देती। मैंने संजीदगी से कहा और अम्मा ने गहरी सांस ली। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा बाजार गई हुई थीं और अब्बा किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरा कज़न खड़ा हुआ था जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मुझे घूर कर कहने लगा, चचा किधर है? मैंने घबराते हुए कहा, किसी काम से बाहर गए हैं। वो कहने लगा, तो इसमें इतना डर कर बताने वाली क्या बात थी? और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई घर आए तो फिर उससे अंदर आने का कहते हैं। मैं डर कर अंदर की तरफ चली गई। मुझे तो अब्बा के बाद एक ये शख्स था जिसे हमेशा से डर लगता था। मुझे क्या पता था इसी के साथ मेरी शादी होगी। वो वहीं पर आकर बैठ गया और मोबाइल में लग गया। मैंने उससे पानी दिया और उसने मुझे घूरते हुए पानी पकड़ लिया और मोबाइल में देखता हुआ कहने लगा, मैं कोई तुम्हें खा रहा हूँ जो तुम इतना डर रही हो। मैंने कहा, वैसे ही आपसे डर लगता है। वो कहने लगा, क्यों? मैं बंदे खाता हूँ जो तुम्हें मुझसे डर लगता है? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, आप गुस्से में जब बोलते हैं तो डर लगता है। मुझे खुद नहीं पता था आज मैं उसके सामने कैसे बोल रही थी। शायद यही मुझ में हिम्मत थी कि वो मेरा होने वाला शौहर था। इस वजह से ही मैं उसके साथ बोल रही थी। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं कैसे बोले जा रही थी। वो कहने लगा, मैं चाचू का इंतज़ार कर रहा हूँ, इस वजह से बैठा हुआ हूँ, फिर आप कुछ और ना समझ लेना। मैंने कहा, ये आप तुमसे आपकी तरफ कैसे आ गए? मुझे अभी याद है जिस नाचीज़ से मेरी शादी होनी है वो आप ही हैं। इसकी बात सुनकर मुझे शर्म आ गई। मैं कमरे में जाने लगी। वो मुझे कहने लगा, रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं इसके पास रुक गई। वो उठकर मेरी तरफ आया। मैं खुश घूंट भरने लगी। मेरा दम घुटने लगा इससे अपनी तरफ आता देखकर। वो कहने लगा, इतना घबरा क्यों रही हो? ये बताने आया हूँ जितना बुरा लगता हूँ ना उतना बुरा हूँ नहीं। वो क्या है ना, जब चाचू के साथ होता हूँ थोड़ा मुझे अपना लहजा बदला हुआ रखना पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है। मैं ये कहकर वहाँ से जाने लगी। उसने एकदम से मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने जल्दी से घबराते हुए अपनी कलाई छुड़ाई और कमरे में आ गई। जब कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। न जाने वो मुझे क्यों अच्छा लग रहा था। उसकी बातें कितनी अच्छी थी। वो कितने प्यार से मुझसे बात कर रहा था। क्या सच में वो इतना अच्छा था या वो मुझे आज लग रहा था? मैं मन ही मन में मुस्कुराए जा रही थी। मेरा तो होने वाला शौहर इतना अच्छा था, मगर अम्मा को फिर भी बुरा ही लगना था। मैं तो शुक्र कर रही थी मैंने अब्बा से कोई बात नहीं की थी। अगर मैं अब्बा के साथ कोई बात कर देती तो अब्बा की नज़रों में मैं बुरी हो जाती। लेकिन अम्मा को क्या मालूम वो इतना अच्छा था। अचानक मुझे अम्मा की बात याद आई। मैंने तो एक ही बार उससे बात की थी, वो मुझे अच्छा लगा था। मगर अम्मा तो कह रही थी वो काफ़ी वक्त उनके साथ रही हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे तो कुछ समझ ना आई क्या ठीक है और क्या गलत। बस मुझे वो अब अच्छा लगने लग गया था। आखिर दिन हवा की तरह गुजर गए और मेरी शादी का दिन आ गया। मेहंदी के फंक्शन के बाद मैं कमरे में आई। अम्मा भी मेरे पीछे आ गईं। मैंने अम्मा की तरफ देखा और हैरत से कहा, क्या हो गया है अम्मा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मा कहने लगी, बेटा तुम्हारी वजह से ही परेशान हो रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। न जाने वो लोग तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे। क्या करूँ, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो उससे ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं क्या करूँ? मैंने अम्मा को तसल्ली दी, क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आप उन्हें कितना बुरा समझ रही हैं, अब वो इतने भी बुरे नहीं हैं। अम्मा कहने लगी, तुम्हें क्या पता वो कैसे हैं और कैसे नहीं। बेटा तुमने अभी लोग देखे ही नहीं हैं। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, अम्मा जैसा आप सोचेंगी अब वो वैसे ही होंगे ना। अगर आप अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा। मुझसे लिखवा लें, मैंने संजीदगी से कहा। अम्मा मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कहीं तुम भी तो खुद ही इधर शादी तो नहीं करना चाहती। मैं अम्मा की बात सुनकर एकदम से घबरा गई और नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहा, अम्मा जब मैं उन्हें जानती ही नहीं, आप जानती हैं मुझे इस लड़के से कितना डर लगता है। मैंने इसके बावजूद उससे शादी करनी है क्या? आपका भी कोई हाल नहीं है। मैंने मुंह बसोरे हुए कहा। अम्मा कहने लगी, तुम ही इस घर से चली जाओ, मैं तुम्हारी शादी इधर नहीं होने दूंगी, बल्कि अपने भांजे से कर दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, अम्मा क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब जानती हैं मैं इधर शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये घर भी नहीं ऐसे छोड़ना चाहती जैसे आप बोल रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर अब आपने मुझे ऐसे कहा तो मैंने जाकर अब्बा से बात करनी है।
मेरी बात सुनकर अम्मा मेरी तरफ हैरत से देखकर कहने लगी, क्या हो गया है, पागल हो गई हो? अब तुम मेरी शिकायत अपने अब्बा से लगाओगी? मैंने कहा, अम्मा जैसी आप बातें कर रही हैं ना, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कुछ और करूं। मैंने आखिर अब्बा को ही बताना है और मैं किससे बता सकती हूँ? मैंने संजीदगी से कहा। अम्मा कमरे से चली गई। मैं बेड पर जाकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने डर कर एकदम से पीछे देखा। वहाँ पर मेरा होने वाला शौहर खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर एकदम से डर गई और इर्द गिर्द देखकर पूछा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, थोड़ा आहिस्ता बोल लो, क्या इर्द गिर्द वालों को भी सुनाना है कि महबूब मिलने आया है? इसकी बात सुनकर मैंने एकदम से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बुड़बुड़ाते हुए कहा, कौन महबूब? वो कहने लगा, मैं तुम्हारा महबूब नहीं हूँ क्या? मुझे तो समझ ना आई कि उसकी बात का जवाब क्या देना है। अगर अब्बा इस वक्त उसे देख लेते तो मुझे ही डांट पड़नी थी। मैंने घबराते हुए पूछा, अब्बा से पूछ कर आए हैं? वो हंसते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारे अब्बा से बात भी करता ना मिलने की तो वहीं पर तुम्हारे अब्बा ने उड़ा देना था। तुम्हारे अब्बा तो बड़े जालिम हैं। मैंने मुंह बनाते हुए कहा कि ऐसी भी कोई बात नहीं, मुझे तो आप भी अब्बा की ही फ़ोटो कॉपी लगते हैं। वो कहने लगा, अच्छा ये बातें छोड़ो, ऐ में ही कोई आ जाएगा और दोनों की वाट लग जाएगी। मैं तो बस ये देखने आया था कि मेरी होने वाली बीवी कैसी लग रही है। अब देख लिया है तो जा रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ, तुम्हारे अब्बा की फ़ोटो कॉपी नहीं हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं हंसते हुए उसे देखने लगी। वो वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद अम्मा थोड़ी देर बाद कमरे में आई और मैं अभी तक जाग रही थी। अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ है? मैंने उनकी तरफ देखकर घबराते हुए नफ़ी में सर हिला दिया और संजीदगी से कहा, मुझे क्या हो सकता है? अम्मा कहने लगी, काफ़ी वक्त हो गया है, जाकर सो जाओ, आराम करो कुछ देर। अम्मा की बात सुनकर मैंने इस्बात में सर हिला दिया। अम्मा कमरे से बाहर चली गईं। अगले दिन मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी और पास मेरा शौहर था, मगर जिस तरह उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी, मुझे तो लग रहा था वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं। जिस वजह से उसका मूड ऐसा बना हुआ था, मुझे तो डर लगने लगा था। न जाने उससे क्या हुआ था, वो क्यों ऐसा पड़ा था, गुस्से में और संजीदा। मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। कोई ख़ास रस्म भी ना हुई, जैसे सारे ही उकताए पड़े हों। मुझे तो इस घर में एक बंदा भी खुश नहीं लग रहा था। सबके मुंह पर ही 12 बजे हुए थे। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और साइड पर जाकर खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखने लग गया। मैं उसकी तरफ ही देख रही थी। न जाने उससे क्या मसला था। अचानक मुझे बहुत बुरा लगा। उसने सिगरेट सुलगा लिया और कश लगाने लगा। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा और उसे पुकारा। उसने कोई बात न की। मैंने संजीदगी से कहा, क्या हुआ है, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहने लगा, तो क्या मैं वो सारे काम छोड़ दूं जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते? इसने जिस तरह सर्द लहजे में कहा, मैं एकदम से खामोश हो गई। वो सिगरेट फेंकता हुआ मेरी तरफ आया और कहने लगा, सॉरी यार, बस कभी कभी गुस्से में होता हूँ तो पीने लग जाता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मगर आपको गुस्सा किस बात पर है? मैंने संजीदगी से कहा, मगर वो कहने लगा, मुझे गुस्सा नहीं आया हुआ, बस एक बात हो गई थी। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। वो कहने लगा, यार यहाँ पर मेरे घर वाले अगर तुम्हें कुछ बोलेंगे तो प्लीज़ इनकी बात का माइंड मत करना। इसकी इस बात को सुनकर मैंने कहा, मुझे आदत है पहले भी बातें सुनने की, आगे भी सुन लूँगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब, पहले भी आदत है बातें सुनने की? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, आप परेशान ना हो, अगर मुझसे किसी ने कोई बात की भी तो मैं आपको आकर नहीं बताऊंगी। मैंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी, मगर वो हैरानगी से मेरी तरफ ही देखता रहा। चंद दिन गुजरे ही थे कि मेरी सास का मेरे साथ रवैया शुरू से ही अच्छा नहीं था। सारा दिन मुझसे काम करवाती थी और हर वक्त डांट पड़ती थी। न जाने कहाँ से अब्बा को इस बारे में पता चला तो अब्बा ने मेरे शौहर को बोला, मेरी बेटी को अलग घर लेकर दो। इससे अगले दिन ही मेरे शौहर ने अलग घर ले लिया। मुझे तो बहुत हैरत हो रही थी। वो इस हद तक अब्बा की बात मानता था। उसने अब्बा के कहने पर अलग घर भी ले लिया था। मैं घर में दाखिल होते हुए घर देख रही थी। मुझे बहुत ही घर पसंद आया था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, पसंद आया है क्या? भाई अगर तुम्हें पसंद ना आया तो तुम्हारे अब्बा ने कहना है कि जी नया घर ले लो, पहले वाला बेटी को पसंद नहीं आया।
اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابا ایسا بول بھی نہیں سکتے، ابا کو میری اتنی فکر کہاں۔ وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے ابا نے میرے کان کھائے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ مجھے زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے اگر میں نے ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف دی، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابا کو میری کوئی فکر ہی نہیں۔ یار تم بھی کمال کرتی ہو، مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، اب میری اتنی فکر کرتے تھے، اتنا میرا خیال تھا جو وہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اتنا کچھ کہتے تھے۔ مجھے تو ذرا بھی یقین نہ آیا، مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر کہیں سوچنے لگی کہ اس نے مذاق میں تھوڑا ہی گھڑ لینا تھا، کسی نے تو کچھ کہا تھا جس وجہ سے انہوں نے یہ گھڑ لیا تھا، وہ مجھے اپنے گھر والوں سے دور لائے تھے۔ میں یہ بھی سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرہ بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، بھائی نہیں پسند تو ابھی بتا دو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، نہیں بہت اچھا ہے۔ اگلے دن وہ اپنے کام پر چلا گیا، میں گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں تھوڑی حیران ہوئی، ابھی یہاں پر آئے ہوئے مجھے ایک ہی دن ہوا تھا، اس وقت کون آ گیا؟ میرا شوہر تو اتنی جلدی گھر نہیں آنے والا تھا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ایک فقیرنی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی سر تا پیر دیکھا، وہ مجھے بہت ہی عجیب لگ رہی تھی، وہ مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے کہا معاف کرو۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کیسے پتا میں چاہتی ہوں تو مجھ سے معافی مانگو۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ کیسی بات کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے غصے میں کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھے کہنے لگی، مجھے کچھ پیسے دو۔ میں نے اس سے 10 روپے والا نوٹ پکڑایا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تم بہت کم پیسے دے رہی ہو، جانتی ہو اگر تم مجھے لاکھوں کے حساب سے دو گی تو جو ہوگا وہ ہونے سے روک دوں گی میں نے غصے میں کہا، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو۔ وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازہ بند کر کے واپس گھر میں آ گئی، مگر اس کی باتیں ابھی بھی میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ ایسی بھی اس پاگل نے کون سی بات بتانی تھی جس وجہ سے وہ مجھے اتنے سارے پیسے لینے کا کہہ رہی تھی؟ کچھ تو تھا، میں من ہی من میں سوچے جا رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہونا تھا اور کیا نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے وہی فقیرنی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، کیا مسئلہ ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ اگر اب تم آئی تو میں نے اپنے شوہر کو بلا لینا ہے، میں نے غصے میں کہا تو وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، تو کیا ہے بلا لو، میں بھلا تمہارے شوہر سے ڈرتی ہوں؟ مجھے تو وہ عجیب قسم کی پاگل لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے تو سر میں دماغ نہیں ہے۔ میں تو بس غصے میں اسے گھور رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ میں نے غصے میں کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا بات کر رہی ہو؟ میرا شوہر ایسا کر ہی نہیں سکتا، نہ جانے کہاں سے آ گئی ہو، جاؤ یہاں سے اور میرا دماغ نہ کھاؤ۔ مجھے تو اس پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں غصے میں کمرے میں آ گئی۔ مجھے تو بہت غصہ آ رہا تھا، ہمیں تو اس گھر میں آئے ہوئے ایک دن ہوا تھا اور یہ عورت پیچھے پڑ گئی تھی۔ اگر ہم یہاں پہلے سے رہتے ہوتے تو وہ عورت ایسے کہتی تو پھر بھی میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ رات کے وقت میرا شوہر آیا، کھانا کھاتے ہوئے وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے، کیوں ایسے منہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں نے کیسے منہ بنانا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا مطلب ہے کہ تم کچھ پریشان پھر رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور گہری سانس لی، میری آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ آج ایک فقیرنی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پیسے دو۔ میری باتوں پر وہ حیرت سے کہنے لگا، تو تمہارا کیا چلا جاتا، تم اسے دے دیتی۔ میں اسے فقیرنی کے بارے میں بتانے لگی مگر پھر میں خاموش ہو گئی اور اس سے مزید کوئی بات نہ کی۔ وہ کہنے لگا، اچھا صحیح ہے، کل مجھے نہ کام سے آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میں نے ایک دم سے کہا، کیوں، کیا کام ہے اور کیوں دیر ہو جائے گی؟ کس کے پاس جانا ہے اور کیوں جانا ہے؟ میں نے جس طرح سوال کیا وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، تمہارے ابا کے ساتھ ہی کام پر جانا ہے، اگر کوئی شک ہے تو اپنے ابا سے پوچھ لینا۔ اس نے اس طرح مجھے غصے میں کہا جیسے اسے پتہ چل گیا ہو میں اس پر شک کر رہی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں ویسے ہی بات کر رہی تھی کہ آپ واپس کب تک آئیں گے، میں گھر میں اکیلی ہو جاتی ہوں نا۔ وہ کہنے لگے، اتنی بھی دیر نہیں کروں گا، جلد ہی آ جاؤں گا۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی بات سنی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کمرے کی طرف جاتا ہوا کہنے لگا،
मुझे एक कप चाय का तो पका दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। मैंने कहा अच्छा आप जाए, मैं बना कर लाती हूँ। वो कमरे की तरफ चला गया। मैं थोड़ी देर बाद चाय लेकर कमरे की तरफ आई, मगर मेरे कदम कमरे के बाहर ही जम गए। अंदर से मेरे शौहर की आवाज़ आ रही थी, जो कि कह रहा था कि कल हम दोनों मिलकर आराम से बैठकर बात कर लेंगे। सुबह मिलता हूँ और तुमसे मुलाकात होती है। न जाने वो किसके साथ बात कर रहा था। मैं कमरे में चाय लेकर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए चाय वाला कप पकड़ा और चाय पीने लग गया। मैंने संजीदगी से पूछा कि किसकी कॉल थी। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैंने कहा कि किसी से तो बात कर रहे थे। वो कहने लगा भाई तुम शक ही करती रहोगी, बता ही देता हूँ, दोस्त की कॉल थी, कल मिलने जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोस्त ही था तो बताने में क्या हर्ज था। वो चाय पी रहा था और मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो कहने लगा ऐसे क्या देख रही हो। मैंने कहा मुझे कभी छोड़ना मत। वो हंसते हुए बोला भाई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर इसी बात पर रहना, कभी छोड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हंसते हुए कहने लगा इतना प्यार। मैंने कहा जो समझ लें, लेकिन मैं किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने कहा भाई हंसने वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन फिर से वो फकीरनी आ गई। मुझे कहने लगी मुझे पैसे दो वरना तुम्हारा शौहर कुछ दिनों तक शादी कर लेगा। मैंने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा जाओ और मुझे माफ़ करो, मेरा शौहर ऐसा नहीं है। वो चली गई। मुझे तो अब बहुत परेशानी बन गई। ये औरत इतनी भी पागल नहीं थी। वो मुझे ही रोज़ आकर एक बात बोलती। रात के वक्त मेरा शौहर आया और कहने लगा उसे एक ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मैंने हैरत से कहा ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम है जो अचानक से जाना है। वो कहने लगा मुझे जाना है। उसने 1 घंटे में कपड़े रखे और वहाँ से चला गया। मैं हैरान थी वो अचानक से चला क्यों गया था और न जाने कितने दिन के लिए गया था, वो भी मुझे अकेला छोड़कर। इसे गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे और मुझे बहुत परेशानी बन गई थी। वो मुझसे रोज़ाना बात करता था, मगर जो वो फ़कीरनी घर आती थी उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी बन जाती थी। न जाने वो क्यों आती थी। चंद दिन गुजरे और फिर हफ्ते गुजरे। वो मुझे हर रोज़ाना कहता बस कुछ दिनों तक आ जाएगा, मगर अब वो मुझे कॉल करके एक ही बात बोलता था कि वो जल्द ही मुझे भी अपने पास बुला लेगा। और मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उससे बहुत झगड़ती थी, मगर वो नहीं झगड़ता था। आज फिर वो फ़कीरनी आई। मैंने आज दरवाज़ा खोला। वो मुझे हंसती हुई कहने लगी तुम्हारे शौहर ने शादी कर ली है, तुम मुझे पैसे नहीं दिए ना, अगर तुम मुझे पैसे दे देती तो मैं शादी न करने देती। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। वो वहाँ से चली गई। मैंने कमरे में आकर अपने शौहर को कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे गुस्सा आया। मुझे मालूम था कि मेरा शौहर कहाँ पर रहता है। अगले दिन सुबह के वक्त मैं जल्दी से तैयार हुई और दूसरे शहर आ गई और अपने शौहर के घर के पास रुकी। मैंने जाकर देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे आने में काफ़ी वक्त लग गया था। दोपहर का वक्त था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुई। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे हैरत का झटका लगा। वहाँ पर तो वही फ़कीरनी बैठी हुई थी। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो फ़कीरनी मुझे देखकर नाक फुलाए वहाँ से चली गई। मैंने गहरी सांस ली और अपने शौहर को देखा। वो कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने गुस्से में कहा शादी कर ली है। वो कहने लगा पागल हो गई हो क्या, मैं क्यों शादी करूँगा। मैंने कहा ये फ़कीरनी यहाँ पर क्या कर रही थी। वो गुस्से में कहने लगा किस फ़कीरनी की बात कर रही हो। मैंने कहा ये जो तुम्हारे पास बैठी हुई थी। मैंने गुस्से में कहा वो मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरे साथ काम करती थी और मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उससे शादी कर लूँ, और उसने मुझे यहाँ एक काम में फंसा दिया था जिस वजह से मैं घर नहीं आ पा रहा था। मैंने गुस्से में कहा कि आपको मालूम है क्या, यही वो रोज़ आती थी और मुझे कहती थी कि मुझे कुछ पैसे दो वरना तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर लेगा, और कल मुझे कहा था कि तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो कहने लगा इस वजह से पीछे आई हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने कहा तो और क्या, मुझे परेशानी बन गई थी। वो कहने लगा ये लड़की ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मगर आज आखिरी बार मुझसे कहने आई थी कि कभी नहीं मिलूंगी। मैंने सुख का सांस लिया और कहा कभी किसी और के बारे में सोचना भी मत। मैंने कहा। वो कहने लगा कभी सोचूंगा भी नहीं। मैंने हैरत से कहा वैसे वो लड़की जो भी थी मुझे उसकी समझ नहीं आई। वो मेरे पास भी होती थी और आपके पास भी, एक शहर से दूसरे शहर भी चली जाती थी। मैंने संजीदगी से कहा। वो कहने लगा जिस दिन वो तुम्हारे पास आती थी उस दिन वो मेरे पास नहीं आती थी। मैंने हंसते हुए कहा वही मैं सोचूं
کہ वो कैसे चली जाती थी। वो कहने लगा, जानती हो ये क्यों आती थी? मैंने कहा, क्यों? वो कहने लगा, तुम्हारी अम्मा ने उससे कहा था, क्योंकि तुम्हारी अम्मा नहीं चाहती थी ना कि तुम्हारी शादी मुझसे हो, लेकिन हो गई तो वो इस लड़की को भेजती थी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि तुम मेरे साथ खुश हो तो उन्होंने इस लड़की को मना कर दिया था। तो वो लड़की तुमसे पैसे लेने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन आखिरी बार मुझसे माफ़ी मांग गई है। उसने कहा है कि मैं गलत थी। जो लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं वो खुद भी कभी आबाद नहीं होते। इस वजह से जब से मैं तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी मुझे चैन नहीं था। मैं अपने शौहर की बातें सुन रही थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया और मैंने गहरी सांस ली और शुक्र किया, अब सब कुछ ठीक हो गया था।